हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक कोल एंड आयरन। कोयला और लोहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम कोयले और जो लोहा इंडस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंग्लैंड द मेन मटेरियल्स यूज फॉर मैकेनाइजेशन वर कोल एंड आयरन और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। कि इंग्लैंड में जो मेन मटेरियल थे यानी प्रमुख जो सामग्रियाँ थी किसमें मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण के लिए कोयला और लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क यानी लोहा अभी अपनी अशुद्धियों के साथ है, जो उसमें कमियां होती हैं जैसे मिट्टी, धूल, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। और ये एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल था। तो इंग्लैंड इस मामले में एक आप कह सकते हो सौभाग्यशाली था कि उसके पास ये जो मटेरियल थे, ये सारे मिनरल्स थे, ये अवेलेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट है अदर मिनरल्स लीड, कॉपर एंड टीन। और जो बाकी की अन्य सामग्रियाँ था लीड, सीसा, कॉपर जो तांबा और टीन दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री। और जो बाकी की जो सामग्रियां हैं लीड, कॉपर एंड टीन, ये जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं, उद्योगों में यूज होती है, ये भी इंग्लैंड के पास अवेलेबल थी। ठीक है, लेकिन अब देखोगे 18th सेंचुरी तक जो ये आयरन ओर था, इससे जो लोहा निकाला जाता था वो उसमें काफ़ी कमियां होती थी। एक अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है अच्छी क्वालिटी के साथ में, वो इंग्लैंड के पास अवेलेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखते हैं नेक्स्ट, आयरन इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम ओर एज प्योर लिक्विड मेटल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। कि जिस प्रोसेस से, जिस तकनीक से आयरन ओर को यानी कि लोह अयस्क को प्योर लिक्विड बनाया जाता था, कौन से प्रोसेस से? स्मेल्टिंग। ठीक है, लोहा प्रगलन यानी गलाने की जो विधि थी कि आयरन जो ओर था, लोह अयस्क था, उसको गलाया जाता था और उसके बाद में उससे जो उसकी अशुद्धियाँ थी उसको साफ़ किया जाता था और लोहे को अलग निकाला जाता था। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से इसको निकाला जाता था। लेकिन इसके बाद भी क्या था कि अच्छी क्वालिटी का लोहा इनके पास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है 4th सेंचुरी चारकोल। ठीक है, बर्न टाइमर वाज द यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग प्रोसेस। क्यों नहीं हो पा रहा था अच्छी क्वालिटी का लोहा? क्योंकि कई शताब्दियों तक चारकोल, ठीक है, जो चारकोल होता है बर्न टाइमर यानी कि काठ कोयला जो जली हुई लकड़ी का जो अंश होता है, लकड़ी को जलाने के बाद में जो बचता है लकड़ी का कोयला, उसको कहा गया है काठ कोयला वाज यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग प्रोसेस। जो गलाने की जो प्रक्रिया थी, स्मेल्टिंग प्रोसेस था, उसमें काठ कोयले को डाला जाता था, उसको जलाकर ही जो लोह खनिज था, लोह अयस्क था, उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता था और लोहे को पिघलाया जाता था। तो काठ कोयला या फिर चारकोल यूज़ करने के बाद में उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिससे कि शुद्ध लोहा या प्योर आयरन नहीं मिल पा रहा था। कौन कौन सी कमियां थी? कि जैसे काठ कोयला आप देखते हो, कोयले को एक जब लंबी दूरी पर लार्ज डिस्टेंस पर उसको ले जाया जाता है यातायात से, परिवहन से, तो ज़्यादा मात्रा में डालने के कारण जो कोयला होता है वो टूट जाता था। ठीक है, ये इसकी पहली कमी थी। दूसरा क्या था कि इससे लोहा जो था वो प्योर क्वांटिटी में नहीं निकल पाता था, प्योर क्वालिटी में नहीं निकल पाता था। थर्ड क्या था कि शॉर्ट सप्लाई, इसकी जो आपूर्ति थी काठ कोयले की वो पूरी नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि लकड़ियों के लिए लोगों ने क्या किया, जंगलों को काट दिया था। जंगलों में जब पेड़ नहीं है, लकड़ियाँ नहीं है, तो उनसे कोयला कहाँ से बनाया जाएगा? तो इसकी जो आपूर्ति थी वो कम हो गई थी, ये यानी पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। तीसरा क्या है, फोर्थ क्या है इसमें? फोर्थ ये है कि ये जो हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाता था, उच्च तापमान को उत्पन्न नहीं कर पाता था। क्यों? कोयला ऐसा होता है उसको जलाने के बाद वो एक बार जलता है और फिर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। तो ये हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाता था। जब हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं होगा तो लोहा गर्म नहीं होगा अच्छे से, और गर्म होने के उसकी जो अशुद्धियाँ हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, वो नहीं निकलेंगे उसमें से, और लोहा जो है क्या, वो पुअर क्वालिटी का लोहा जो है वो निकल कर सामने आएगा। तो ये इसकी कमियां थी चारकोल की, कि कौन कौन से काठ कोयले को यूज़ करने के बाद में अच्छा लोहा इंग्लैंड के पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और इसी चीज़ पे यानी इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफ़ी सेंचुरी तक, काफ़ी टाइम पीरियड तक इस पर रिसर्च होते रहे हैं इनको, कि कैसे कोई तकनीकी ऐसी खोजी जानी चाहिए जिस पे इसको काठ कोयले की जगह दूसरी चीज़ों को यूज किया जा सके। तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढा है। दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड बाय ए फैमिली ऑफ आयरन मास्टर। ठीक है,
द डर्बी ऑफ शॉर्पशायर, कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने ढूंढा, एक फैमिली जो क्या है आयरन मास्टर, जो आप कह सकते हो लोहे के मामले में मास्टर, या आप कह सकते हो लोहे के मामले में मास्टर थे, या लोहे के उस्ताद ये कहा जाता है, उस्ताद थे, तो ये लोहे के उस्ताद थे। द डर्बी ऑफ शॉर्पशायर, शॉर्पशायर ये एक इंग्लैंड का शहर है शॉर्पशायर, तो ये वहाँ से थे, ठीक है। और डर्बी फैमिली, इनको डर्बी के नाम से जाना गया था। डर्बी फैमिली का इसमें देखोगे कि 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ऑल कॉल्ड अब्राहिम डर्बी, कि इस परिवार के जो 3 जनरेशन थे, जिसमें उसके दादा, पिता और बेटे, जैसे 3 जनरेशन हो गए, तीनों को ही किस नाम से जाना गया है, अब्राहिम डर्बी के नाम से इनको जाना गया। अब्राहिम डर्बी इनको कहा गया है फर्स्ट अब्राहम डर्बी, सेकंड अब्राहम डर्बी और थर्ड अब्राहम डर्बी, ठीक है। इस तरीके से इनको कहा गया। तो इन्होंने इस जो प्रॉब्लम थी चारकोल को डालने के लिए, लोहे को गलाने के लिए जो चारकोल डालने की जो टेक्निक थी, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, ठीक है। और इन्होंने ही आगे जाके जो आयरन इंडस्ट्री थी उसमें एक क्रांति ला दी थी, मतलब एक परिवर्तन इन्होंने उसमें कर दिया था, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन 1709 द फर्स्ट अब्राहम डर्बी invented the blast furnace in which the first coke was used which could generate high temperature, कि जो फर्स्ट अब्राहम डर्बी हैं उन्होंने 1709 में क्या किया, आविष्कार किया ब्लास्ट फ्यूरेंस का। ब्लास्ट फ्यूरेंस धमन भट्टी या एक विस्फोट वाली भट्टी आप कह सकते हो, धमन भट्टी का ब्लास्ट फ्यूरेंस का इन्होंने आविष्कार किया, जिसमें सर्वप्रथम कोयले की जगह क्या डाला गया, कोक, कोयले की जगह कोक का यूज किया गया, ठीक है। और जो क्या करने में, हाई टेम्परेचर जनरेट करने में बिल्कुल सही था, ठीक है, विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर को जनरेट कर सकता था, एक उच्च तापमान को उत्पन्न कर सकता था। जब कोक जो हाई टेम्परेचर जनरेट करेगा उसको जलाने के बाद में, तो उससे क्या होगा, लोहा पूरी तरह से अच्छी तरह से पिघल जाएगा, और उसके बाद में जो अशुद्धियाँ हैं उसकी दूर हो जाएंगी, और अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है वो सामने आ जाएगा निकल कर, ठीक है, पिघल कर। तो इन्होंने क्या किया है, ब्लास्ट फ्यूरेंस का 1709 में किसने, अब्राहम डर्बी ने। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है द सेकंड डर्बी डेवलप्ड रोट आयरन फॉर पिग आयरन। जो सेकंड डर्बी है हमने बात की है कि ये हो गए ग्रैंडफादर और ये हो गए फादर, ठीक है। तो सेकंड अब्राहम डर्बी थी, उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे बनाने का विकास किया, ठीक है। रोट आयरन पिटवा लोहा और पिग आयरन ढलवा लोहा, यानी पहले की जो ढलवा लोहा था, पिग आयरन था, वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं था, ठीक है, पुअर क्वालिटी का था, जैसे जल्दी टूट जाना, जल्दी ख़राब हो जाना, जंग लग जाना। तो ढलवा लोहे से उसने पिटवा लोहे का विकास किया कि ढलवा लोहे के से कैसे पिटवा लोहा जो काफ़ी मजबूत होता है, तो पिटवा लोहे का विकास किया किसने, सेकंड अब्राहम डर्बी ने। और नेक्स्ट है हमारा इसमें हेनरी कोड डिज़ाइन द प्यूडिंग फ्यूरेंस इन विच मोल्टन आयरन कुड बी रीड ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि हेनरी कोड ने, ये ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड अब्राहम डर्बी की हमने बात की, हेनरी कोड जो है वो डर्बी फैमिली से नहीं है। तो हेनरी कोड ने किसका डिज़ाइन किया, किसका आविष्कार किया, प्यूडिंग फ्यूरेंस, यानी कि आलोड़न भट्टी, इन विच मोल्टन आयरन कुड बी रीड ऑफ इम्प्योरिटीज़, और इसमें जो पिघलता लोहा था, पिघला हुआ लोहा था, वहीं पे इसकी अशुद्धियों को साफ़ किया जाता था इस वाली भट्टी में, आलोड़न भट्टी में। एंड द रोलिंग मिल, और इन्होंने रोलिंग मिल का भी आविष्कार किया। रोलिंग मिल जो बेलन मिल होती है उसको कहा गया है रोलिंग मिल का। तो इन्होंने 2 आविष्कार किए, प्यूडिंग फ्यूरेंस और रोलिंग मिल, आलोड़न भट्टी और जो बेलन मिल है उसका आविष्कार किया। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे स्टीम पावर का यूज किया गया था, ठीक है। आलोड़न भट्टी में, प्यूडिंग फ्यूरेंस में स्टीम पावर का यूज किया गया था। तो अब आप देखेंगे जब इतना सारा चेंज हुआ है, ये जो एक आयरन इंडस्ट्री में जो लौह उद्योग था उसमें जो परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे इतने आविष्कार हुए, तो उसके बाद में जो लोहा था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हो गया था कि उससे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाने लगे थे, जैसे जो घर में हम यूज़ करते हैं ऐसा सामान भी उससे बनाया जाने लगा था अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इन द 1770s 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन मेड द आयरन चेयर। जॉन विल्किंसन हैं जो इन्होंने क्या बनाया, आयरन चेयर, यानी लोहे की कुर्सियाँ बनाई, ठीक है। वेट्स फॉर ब्रूइज एंड डिस्टिलरीज, और इन्होंने
जो शराब की जो भट्टियाँ थी, शराब की जो भट्टियाँ थी उसके लिए क्या बनाई, शराब जो भट्टियाँ थी उसके लिए वेट्स यानी उन्होंने टंकियाँ बनाई। जो आशव और शराब की भट्टियों के लिए उन्होंने टंकियाँ बनाना शुरू किया। एंड आयरन पाइप्स ऑफ ऑल साइज, और इन्होंने लोहे के पाइप्स ऑल साइज के, सभी प्रकार के, सभी आकार के जो लोहे के पाइप्स थे वो भी इन्होंने बनाया। ठीक है, क्या क्या, आयरन चेयर, लोहे की कुर्सियाँ, शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ बनाई। ठीक है, और आयरन पाइप्स किसने, जॉन विल्किंसन ने। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इन 1779 द थर्ड डर्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड, कि 1779 में जो फर्स्ट थर्ड अब्राहम डर्बी थे, यानी कि हमने बात की पहले जो उनके ग्रैंडफादर थे, फिर फादर, और तीसरा जो उनके बेटे, यानी 3 जनरेशन की हमने बात की थी। तो थर्ड अब्राहम डर्बी ने क्या क्या किया, इन्होंने फर्स्ट आयरन ब्रिज, पहला लोहे का पुल बनाया। कौन सा, विश्व का पहले लोहे का ब्रिज बनाया। कहाँ पे, कोलब्रुक। ठीक है, कोलब्रुक डेल में, स्पैनिंग इन द रिवर सेवरन, सेवरन जो रिवर थी वहाँ पे कोलब्रुक डेल में, उस पे विश्व का पहला लोहे का पुल बनाया। किसने, थर्ड अब्राहम डर्बी ने। कब बनाया, 1779 में। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आयरन और कोल इंडस्ट्री पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इन ब्रिटेन कोकिंग ऑयल एंड हाई ग्रेड आयरन ओर वर फाउंड इन द सेम बेसिन, कि ब्रिटेन में कोकिंग ऑयल, जो हमने बात किया था कि जो धमन भट्टी थी उसमें कोक का यूज किया जाने लगा था। ये जो नॉर्मल जो कोयला होता है उससे थोड़ा अलग था। ठीक है, ये एक पत्थर के टाइप का यानी बहुत ही मजबूत कोयला था। तो कोकिंग कोल और जो अच्छी क्वालिटी का जो लोह खनिज था, लोह अयस्क था, वो कहाँ पे मिले, सेम बेसिन, यानी एक ही द्रोणी क्षेत्र में पाए जाते थे। यानी कोकिंग कोयल भी वहाँ पे, जो कोयला है वो भी वहाँ पे, और जो आयरन खनिज है, लोह खनिज है, वो भी, यानी ये दोनों एक साथ एक ही पट्टी में, एक ही जो क्षेत्र था वहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द कोल फील्ड्स वर नियर द कोस्ट, और जो कोयले के जो क्षेत्र थे वो किसके पास में थे, समुद्र तट के पास में थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, शिपिंग बिल्डिंग, ठीक है, इंक्रीज, जो जहाज निर्माण का जो उद्योग धंधा था वो बढ़ने लगा, उसमें वृद्धि होने लगी, उसका विस्तार हुआ। एज डिड द शिपिंग ट्रेड, और इसी के साथ में जो जहाज का व्यापार था वो भी बढ़ने लगा। और जैसे आप देखोगे, जैसे कि लोहा और कोयला वो एक साथ एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, और वो जगह बिल्कुल कहाँ है, समुद्र तट के पास में है। तो यानी कि आने जाने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वहाँ से आराम से मतलब आयात निर्यात किया जा रहा है, सामान को समुद्र तट तक पहुँचाया जा रहा है। तो जब समुद्र तट से या फिर पानी के जरिए व्यापार हो रहा है तो उससे क्या होगा, शिप बिल्डिंग, यानी कि जहाज निर्माण का जो उद्योग धंधा है वो विकसित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जहाज बनाए जाएंगे, और क्या होगा, जहाज का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये यहाँ से फ़ायदा हुआ। अब देखना ये है कि इतने कम टाइम में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में इस पे इंग्लैंड का जो आयरन इंडस्ट्री थी उस पर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1820 में 8 टन ऑफ बिग आयरन नीडेड 8 टन ऑफ कोल टू मेक इट, कि 1820 तक जहाँ 1 टन जो ढलवा लोहा था, ढलवा लोहा, उसको बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। कहाँ पे, 1820 में। वहीं ये इसमें क्या फ़र्क पड़ा कि 1850 तक आते आते 1850 तक क्या हो गया कि ओनली 2 टन, ठीक है, कि 1 टन लोहा बनाने के लिए अब सिर्फ 2 टन जो कोयला था उसका यूज किया जाने लगा। यानी 30 सालों के अंतराल में आप देखोगे गैप में इतना बड़ा डिफरेंस कि जहाँ 1 टन कोयला बनाने आयरन बनाने के लिए 8 टन कोयला की ज़रूरत होती थी, वहीं 30 सालों बाद में 1 टन लोहे के लिए सिर्फ 2 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। तो ये इतने ज़्यादा जो इन्वेंशन यहाँ पे हुए, जो आविष्कार हुए, नई नई टेक्नोलॉजी आई, ये सब उसी का ही रिजल्ट था, उसी का ही परिणाम था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल और आयरन। थैंक यू वेरी मच।